तो हाँ बच्चों, सॉरी कॉल आ गया था बीच में। तो बच्चों अगर सपोज हमें सामान लेके बाहर जाना, ये बोल रहा था इस सिचुएशन में जब कोविड-19 में सारा देश लॉकडाउन है, तो विदाउट परमिशन ऑफ द लॉ तो तुम जा ही नहीं सकते, अपनी मर्जी से जाए, अब घर से नहीं निकल सकते तो कैसे जाओगे। तो बच्चों इसलिए बोला जाता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मर्केंटाइल लॉ और बिजनेस लॉ। विदाउट दिस लॉ इट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू कैरी ऑन बिजनेस और ट्रेड। बिजनेस करना या ट्रेड करना, सामान खरीदना बेचना, या एक जगह पे दुकान एस्टैब्लिश करके कंपनी एस्टैब्लिश के बिजनेस करना, ये डिफिकल्ट ही नहीं, ये इम्पॉसिबल बन जाता है अगर तुम लॉ को फॉलो नहीं करते, लीगल परमिशंस नहीं लाते, कुछ भी काम अगेंस्ट द लॉ करते हो, तो ये सिर्फ डिफिकल्ट ही नहीं होगा, ये तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, और जो भी करेगा छुप के तो पकड़ा जाएगा, तो पूरा खत्म हो जाएगा। So this is the first part of introduction. Law of contract is the most important branch of business law or mercantile law. Without this law, it is difficult or impossible to carry on business or trade. बिना इसके बिजनेस या ट्रेड चलाना बहुत ही डिफिकल्ट है और बोले तो इम्पॉसिबल है। एंड बच्चों इट इज नॉट ओनली इन द बिजनेस कम्युनिटी, बस ये मत सोचना जैसे मैंने बोला था मैनेजमेंट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स, यूनिवर्सलिटी याद है, इट कैन बी अप्लाइड इन एवरी स्टेज, एवरीथिंग बोला था मैंने, एजुकेशन हो, हॉस्पिटल हो, एग्रीकल्चर हो, बैंक हो, गवर्नमेंट हो, मिलिट्री हो, स्पोर्ट्स हो, गेम्स हो, वार, इवन इन आवर फैमिली लाइफ। तो वैसे अगर बोला जाए बच्चों, इट इज नॉट ओनली इन द बिजनेस कम्युनिटी, but also every person enters into a number of contract every day from sunrise to sunset. सुबह से लेके शाम तक बच्चों हम लोग भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। अगर एक डॉक्टर एक पेशेंट को ट्रीटमेंट देता है तो पेशेंट क्या ट्रीटमेंट पाने के बाद उसको पैसा नहीं देगा, उसकी फीस नहीं देगा, तो क्या डॉक्टर बिजनेस कर रहा है क्या? वो तो प्रोफेशनलिस्ट है। अगर एक लॉयर अपने क्लाइंट को जो भी एडवाइस देता है, जो भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है, या उसका केस लड़ता है, उसे जिताता है या हराता है, दैट डजंट मैटर, पर क्या उससे फी नहीं लेता? हाँ, क्या वहां पे क्लाइंट फी नहीं देके जा सकता है? तो बच्चों ये तो बिजनेस नहीं है, पर यहाँ पे भी अगर मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया तुम्हें देना पड़ेगा, तो ये क्या है? प्रोफेशन है। तो ये भी तो हमारे अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, डॉक्टर और एक पेशेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जरूरी नहीं है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ओनली कंसर्न्ड विद रिलेटेड विद द बिजनेस कम्युनिटी बट ऑल्सो एवरी पर्सन, हर एक इंसान, तुम लोग भी एंटर्स इनटू ए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एवरी डे फ्रॉम सनराइज टू सनसेट इवन दो दे मे नॉट अवेयर अबाउट इट। उनको मालूम नहीं होता आज तक, क्योंकि वो लोग एक्चुअली लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं पढ़े, तुम लोग भी नहीं पढ़े, तो तुमको भी नहीं मालूम कि तुम दिन रात आज तक बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हो, पर तुमको इसके बारे में नहीं मालूम। पर यहाँ पे हमें बिजनेस के बारे में, कंप्लीटली बिजनेस लॉ के बारे में जानकारी चाहिए। क्लियर? तो इंट्रोडक्शन पार्ट में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रांच ऑफ मर्केंटाइल लॉ और बिजनेस लॉ। विदाउट दिस लॉ इट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू कैरी ऑन बिजनेस और ट्रेड। It is not only in the business community which is concerned with the law of contract, सिर्फ बिजनेस में नहीं है, जो बिजनेस ही लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा नहीं है, बट ऑल्सो इट अफेक्ट्स एवरी पर्सन, हर एक इंसान को अफेक्ट करता है एवरी डे फ्रॉम सनराइज टू सनसेट इवन दो दे मे नॉट अवेयर अबाउट इट। उनको इसके बारे में नहीं मालूम होता। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए मैन गोस फॉर सिनेमा देखने जाते हो, व्हेन ए मैन राइड से बस, समझ में आ गया? मैं क्या बोला, गलत बोला। when a man who is gone gives a loan, when a man who is gone going somewhere through a bus, हुआ? Okay, when a person drinks a cup of tea, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब भी बच्चों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये सब भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। when a teacher teaches in the classroom, तो उसके बदले में गवर्नमेंट या वो ऑर्गेनाइजेशन उसको पेमेंट देगा।
जो उनका स्कूल होगा, कॉलेज होगा। व्हेन ए डॉक्टर गिव्स ट्रीटमेंट टू द पेशेंट, तो गवर्नमेंट डॉक्टर को सैलरी देगा। तो ये सब भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। समझ में आया? पर इनमें जानना है कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट क्या है। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट मूव टू द डेफिनेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन। कॉन्ट्रैक्ट बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है, इंट्रोडक्शन बस। कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बिना बिजनेस चलाना बहुत ही मुश्किल या कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। एंड हम जहाँ तक बोले सिर्फ बिजनेस के लिए इसका ज़रूरत नहीं है, हर एक जगह पे भी हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को आज तक यूज़ करते आ रहे हैं, पर हमें मालूम नहीं है। जैसे व्हेन ए पर्सन ड्रिंक्स ए कप ऑफ टी, गोज टू द सिनेमा, गिव्स लोन टू हिज फ्रेंड, गोइंग समवेयर व्हिच कैन ओवर द बस हो, कार में हो तो उसको पैसा देना पड़ता है। ओके नाउ, और उसके बारे में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, ख़त्म हो गया, क्योंकि ज़्यादा लिखना ही नहीं है, हमें इतना ही जानना है। हमने कल भी ये बात बता दी थी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ोगे तो बिजनेस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, किसी भी सिचुएशन में बिजनेस डाउन हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन। बच्चों डेफिनेशन भी वेरी सिंपल है। एक तो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये जो हम पढ़ रहे हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, 1872। तो वहां पे एक डेफिनेशन है बच्चों, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H। देखो पहला डेफिनेशन लिखा हुआ, सेक्शन 2 सबसेक्शन H, ब्रैकेट में जो H लिखा है वो सबसेक्शन है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन H, 2H मतलब बच्चों हमारे जो लॉ की धाराएं होती है वहां सेक्शन 2 के विभाग H में, सबसेक्शन H में लिखा गया है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, विच इज एनफोर्सेबल एट द कोर्ट ऑफ लॉ, विच इज एनफोर्सेबल एट लॉ। वही पहला मीनिंग था, वही है, एंड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल एट लॉ। मैं तुमको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ये सब प्रोफेशनल पढ़ाई है, ये हमारा लॉ है, इसमें चेंज वगैरह इतने नहीं होते। जो हमारे लॉ में लिखा है हमको एग्जैक्टली उसी को पढ़ने, थोड़ा हम चेंज कर सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करके। पर यहाँ लैंग्वेजेस चेंज नहीं होगी, लाइक मैनेजमेंट में यहाँ बेसिकली लॉ के आधार पे हम बस सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, पर मीनिंग सेम रहेगा। So according to section 2H of the Contract Act 1872, contract is an agreement enforceable at law। और एक बच्चा डेफिनेशन लिखा बहुत अच्छा, देखो सालमन का लिखा हुआ सेकेंड डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू सालमन कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट डिफाइनिंग एंड क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट बच्चों के एग्रीमेंट है, इन्होंने एनफोर्सेबल वर्ड को यूज नहीं किया, देखो बिना एनफोर्सेबल के भी बोल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है दो इंसानों के अंदर, क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग, ये क्रिएटिंग ये डिफाइनिंग नहीं है, क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशंस बिटवीन दी पार्टी, दोनों पार्टी के अंदर एक दूसरे के प्रति ऑब्लिगेशंस रहेगा। समझ में आया नहीं? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग, यहां पे मेरा भी इसके प्रति कर्तव्य है, काम करना है, इसका भी मेरे प्रति कर्तव्य है, दोनों का ऑब्लिगेशंस, दोनों का लायबिलिटी है टुवार्ड्स ईच अदर। अगर दोनों एक दूसरे के लिए काम करने के लिए मजबूर हैं तो दैट मीन्स एनफोर्सेबल बाय लॉ। मैंने तुमको बोला एक इंसान को किडनैप करो, यहां पे तुम मजबूर तो नहीं हो, अगर तुमने कर भी दिया तो पैसा देने के लिए मैं मजबूर नहीं हूं। पर जहां पे कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन बोथ दी पार्टी, दोनों पार्टी के अंदर अपनी अपनी ड्यूटी को समझ के पूरा करने का पूरा दायित्व है, कंपलसरी उनको अपने अपने पार्ट ऑफ द ड्यूटी को करना पड़ेगा। तो उस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्लियर? तो ये लॉ की लैंग्वेज नहीं थी, ये सालमन की लैंग्वेज थी, पर एक ही बात है, जहां एग्रीमेंट में दोनों पार्टी को एक दूसरे के लिए काम करना जरूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन। सो फाइनली वी कैन से, हम बोल सकते हैं बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट इज ए लीगली बाइंडिंग। सपोज ये एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट को हमने लीगली बाइंड कर दिया, पूरा हमारे एज पर दिलो हमने इसको बांध लिया। यहां कोई भी अपनी ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को पीछे नहीं कर सकता जब तक जिंदा है।
कोई भी अपनी ड्यूटी से भाग नहीं सकता, कोई भी एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकता। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, नॉट एन एग्रीमेंट। फाइनली आई एम सेइंग यू, कॉन्ट्रैक्ट इज ए लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट between the parties, legally binding agreement between the parties. It gives birth to a contract. कॉन्ट्रैक्ट को जन्म देता है बच्चों एग्रीमेंट। इट गिव्स बर्थ टू ए कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट इज ए लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। क्लियर? ये कॉन्ट्रैक्ट को जन्म देता है एंड इट इज ए लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। क्लियर? तो बच्चों ये जो सेशन था ये हमारा पूरा इंट्रोडक्शन सेशन था। इसी से हमको समझ में आया कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली होता क्या है, इसका रोल क्या है, एंड फाइनली हमने पढ़ा डेफिनेशंस। वो वेरी स्मॉल एंड सिंपल था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने जितना बोला मैंने नोट दिया है तुमको पीडीएफ, उसमें से उतने पार्ट तक पढ़ना, अप टू डेफिनेशन था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स या एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को, अगर मिस्टर ए मिस्टर बी के अंदर एक एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बनने जा रहा है, तो इन दोनों के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, कब इन्होंने जो एग्रीमेंट बोला है इनको लॉ एनफोर्स करेगी या इनके एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो, इग्नोर मत करो, पूरी ध्यान से दिमाग को खोल के सुनो। ए और बी इन दोनों ने जो एग्रीमेंट किया है, इस एग्रीमेंट को लॉ एनफोर्स कब करेगी एंड कब इस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। तो व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स जब इनके एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए या एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, क्या क्या एलिमेंट्स रहने से तुम लोग अगर फ्यूचर में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो कोई भी एग्रीमेंट करते हो, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा एंड उसको लॉ कंप्लीट सपोर्ट करेगी, फुल सपोर्ट करेगी। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी भी प्रकार का बिजनेस एग्रीमेंट करती है, तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि नहीं, उसको लीगल सपोर्ट मिलेगा कि नहीं। सो हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे इन द एसेंशियल एलिमेंट्स में, जो एलिमेंट्स मैं तुमको बोलने जा रहा हूं। तो बच्चों वो एलिमेंट्स क्या हैं? बच्चों हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 10 में बच्चों 10 एलिमेंट्स हैं एंड विच आर मैंडेटरी, कंपल्सरी इन एवरी एग्रीमेंट, एवरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट नहीं एवरी कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में वो 10 एलिमेंट नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जाएगा, वो वैलिड नहीं होगा, वो एग्रीमेंट तक ही रह जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। मेरी बात को सुनो, तो सेक्शन 10 प्रोवाइड्स अस 10 बेसिक एलिमेंट और नहीं है 10 फाइनल एलिमेंट्स विच आर द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों हर चीज याद रखनी है, पूरा दिलो जहान में, पूरा जहन में बैठना चाहिए तुम्हारे, नस नस में कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैनेजमेंट बैठा था वैसे कॉन्ट्रैक्ट बैठना चाहिए। ऐसे नहीं बस सर पढ़ा रहे हैं, हम लोग अपने शौक के लिए पढ़ लेंगे। एवरी लाइन मैं अपने बच्चों को सबसे डिफरेंट देखना चाहता हूँ। आई डोंट थिंक कि ये बस मेरी ख्वाहिश है, कोई भी टीचर चाहेगा जरूर उसके स्टूडेंट अच्छा करें। अगर सारे टीचर्स एंड सारे स्टूडेंट इस तरह की सोच रख के आगे बढ़ें, तो ऐसा समय आएगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के टीचर्स एंड स्टूडेंट सक्सेस नहीं होंगे। यहाँ पे सिर्फ कंपटीशन होगा और कोई भी कम एवरेज या हाई परफॉर्मेंस ऐसे ग्रेड में किसी को भी क्लासीफाई नहीं किया जाएगा। सो ये मेरी सोच है, तुमको भी मेरी सोच के साथ जुड़ना चाहिए एंड मुझे कंप्लीट कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट मेरे साथ रखना चाहिए।
सो नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट, कुछ थोड़ा सा बोलूँगा 10 पॉइंट के बारे में, नेक्स्ट क्लास हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या क्या होने से हमारा एग्रीमेंट को सरकार, हमारा लॉ मान्यता देगी एंड वो जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो वैलिड होगा, उसमें बोथ पार्टीज को एक दूसरे के प्रति जो करना है वो करना पड़ेगा, वो उसको इग्नोर या वायलेट नहीं कर सकते। सो बच्चों, इनमें जो पॉइंट्स है 10 पॉइंट, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट वन इज योर, देख लो मैंने लिखा है लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। आज बस पॉइंट के बारे में बोलो, लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सेकेंड पॉइंट बच्चों है लीगल रिलेशनशिप। थर्ड पॉइंट है लॉफुल कंसिडरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ नंबर पॉइंट हुआ कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज। फिफ्थ पॉइंट हुआ बच्चों तुम्हारा कॉन्सेंसस एड आइटम। सिक्स्थ पॉइंट हुआ तुम्हारा लॉफुल ऑब्जेक्ट। 7 नंबर पॉइंट हुआ नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। 8 नंबर पॉइंट हुआ पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। 9 नंबर पॉइंट हुआ लीगल फॉर्मेलिटीज एंड 10 लास्ट पॉइंट हुआ सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। तो ये मैंने 10 पॉइंट बोले, लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लीगल रिलेशनशिप, लॉफुल कंसिडरेशन, कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज, कंसेंसस आइटम, उसके बाद लॉफुल ऑब्जेक्ट, फिर नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, उसके बाद हुआ पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, लीगल फॉर्मेलिटीज एंड सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। ये सब तुमको अभी कुछ बस सुना तुमने, नहीं याद रहा, कोई जरूरत नहीं है। जब हम एक एक पढ़ेंगे तुमको पूरा चीज याद रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा तुम उसको नहीं समझोगे, नहीं याद कर पाओगे एंड पूरी चीज समझ जाओगे, हर डाउट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। एंड और भी ज़्यादा तुमको पढ़ने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आगे जानने के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ने के लिए तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट होगा। एंड जिस बच्चे के अंदर ये जुनून पैदा होगा, वो मेरा सिर्फ अपना एक्सपीरियंस नहीं, भगवान भी जानता है, उसको उसकी सफलता में कोई रोक नहीं सकता। एंड ये बहुत जरूरी पढ़ाई है। क्लियर? तो होप आज आपको सब समझ में आया। फिर से जितना पढ़ाया उसको रिवाइज करो, अच्छे से इसको कंप्लीट याद करो। अगर फिर भी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो मुझे फ्रीली उसके बारे में पूछो। तब तक तुम्हारा होमवर्क है, इसको पढ़ के अच्छी तरीके से समझ के याद करो। ठीक है? टेक केयर, बाय बाय।